जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो भी एग्जाम देने वाले हैं, टीआरई 3.0 का और टीआरई 4 का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का इसमें निचोड़ दिया हुआ है और जितने भी एनसीईआरटी हैं 6 to 12 सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारे द्वारा बनाया गया है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, आपको यकीन मानिए ऐसा लगेगा कि आप जो है हूबहू बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा, ये बताना है। अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में। याद रखेंगे मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थापत्य कला जो है ये शाहजहां के शासनकाल में एकदम अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ये आप याद रखेंगे। और ये शुरू कहाँ कब से होती है, तो स्थापत्य कला शुरू होती है अकबर के शासनकाल से। और ये अकबर के शासन के बाद जो है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, फिर शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। जहांगीर के समय एतमादुद्दौला के मकबरे में प्रथम बार पित्रा, जो जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था और ये पित्रा शहर, इसमें जो है पित्रा शैली का प्रयोग किया गया था। शाहजहां के समय पित्रा का उपयोग खूब किया गया और शाहजहां के समय में निर्मित जो ताजमहल है इसकी गिनती जो है विश्व के 7वें अजूबे के रूप में होती है। इसलिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने ही करवाया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र के लड़की का विवाह नहीं हो सकता था। और आगे चलकर यह उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और बाद में लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 3, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। आरा, जगदीशपुर, दरभंगा, टिकारी। याद रखेंगे कुंवर सिंह की बात करेंगे, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उनकी जमींदारी को अंग्रेजों ने छीन लिया था। ये जो है जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह और इनकी जो जमींदारी को अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था, जिसके फलस्वरूप 1857 के विद्रोह की योजना बनाने में वे शामिल नहीं थे। लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर बढ़े तो बाबू कुंवर सिंह ने अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए थे और उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ये जगदीशपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना या किसानों का समर्थन प्राप्त करना। तो अंग्रेजी जो शासन थे इनके द्वारा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था मेन उद्देश्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी। रवि कीर्ति, हरिश्रेण, कालिदास, अमर सिंह। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको हरिश्रेण के द्वारा लिखा गया था। हरिश्रेण ने इसकी रचना की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह लेख अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ था और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम एवं महादेवी कुमार देवी का पुत्र कहा गया। और इस प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की जो दक्षिण भारत की विजय है उसका उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में ही देखने को मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल मंदिर कहाँ स्थित है। पावापुरी, राजगृह, नालंदा, वैशाली। ये पावापुरी में स्थित है जल मंदिर, याद रखेंगे। और पावापुरी नालंदा जिले में स्थित एक नगर है और यह जैन धर्म के मतानुयायियों के लिए एक पवित्र नगर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे। आप सभी को पता है जो प्रारंभिक औजार जो अधिकांशतः पत्थर के बने होते थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कबीर का जो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कबीर का जो टाइम पीरियड था ये था 15वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक। 15वीं से 16वीं सदी तक। फिर रामानुज की बात करेंगे तो 11वीं 12वीं शताब्दी में थे।
11वीं 12वीं शताब्दी में रामानुज थे। तुलसीदास की बात करेंगे, तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। फिर नामदेव, नामदेव की बात करेंगे 13वीं 14वीं शताब्दी में है। A4B3, A4B3 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। गड्डी गडरिया, आपने देखा होगा गड्डी गडरिया कहाँ पे मिलती हैं, ये बताना है। गड्डी गडरिया जो जनजाति है ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो गड्डी गडरिया वाली जो जनजाति है ये पश्चिम हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। खोखर, खोखर जनजाति की बात करेंगे तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। बी का 1 हो जाएगा। चेर सरदार शाही, चेर सरदार शाही ये पश्चिम, चेर सरदार शाही की बात करेंगे ये बिहार और झारखंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्वांचल में। और भील, भील जो जनजाति है ये पश्चिमी और मध्य भारत में देखने को मिलती है। भील जनजाति काफी मतलब बहुत अधिक मात्रा में भील जनजाति देखने को मिलती है और ये पश्चिम और मध्य भारत में पाई जाती है। A3B1, A3B1 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम होता था। जो मणिग्रामम है ये कहाँ होता था, ये क्या होता था मणिग्रामम, ये बताना है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, स्थानीय समिति, व्यापारी संघ, भूमि कर। तो मणिग्रामम, मणिग्रामम की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में व्यापारियों के संघ के रूप में मणिग्रामम और नाना देशी प्रसिद्ध थे। और ये व्यापार संघ दक्षिण पूर्व एशिया वह चीन से व्यापार करता था। तो याद रखेंगे ये एक व्यापारी था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और ये पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया है और चीन से मणिग्रामम लोग 8वीं शताब्दी में व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल की बात करेंगे तो फिर अकबर जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। तो अकबर के बाद जब जहांगीर आएंगे तो जहां अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। तो जहांगीर 1605 से 1627 तक। बाबर, बाबर जो है आते हैं 1526 ईस्वी में। तो 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर रहते हैं। फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का आता है 1556 से 1605 तक। औरंगजेब, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक है। A3B1, A3B1 डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है मुगल अपने को, मुगल जो थे ये अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। कारण था चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ये कथन एकदम सही है। और चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है। और ये इसलिए देखिए ये बहुत, जो चंगेज खान थे इन्होंने बहुत ज्यादा हजारों सैकड़ों लोगों की का नरसंहार किया था, इसलिए मुगल जो है अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन थे? जो चोल मंदिर थे उनके लिए कौन कौन काम करते थे? बावर्ची, मेहतर, मालाकार, पुरोहित, नर्तक, संगीतकार। याद रखेंगे ये सभी बावर्ची, मालाकार, मेहतर, पुरोहित, नर्तक और संगीतकार सभी जो है चोल मंदिर के लिए काम करने वाले थे। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छापे खाने न होने से नकलन भी हाथ से ही इन्हें बनाते थे। मध्यकाल के दौरान बात करना है कि जो पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में, मतलब पांडुलिपि जैसी बनती थी उसी की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही होते हैं? ये छापे खाने न होने से नकलन भी हाथ से ही इन्हें बनाते थे, ये कथन सही है। इन्हें बनाते हुए लिपि को हूबहू प्रतिलिपियां बनाते थे, ये भी सही है। एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये भी सही है इसका। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो
जो इन्हें बनाते हैं लिपि हूबहू प्रतिलिपियां बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा। एकदम हूबहू सेम टू सेम नहीं बन पाती थी, क्योंकि ये लोग हाथ से ही बनाते थे, तो छोटी बड़ी हो जाती थी कभी कभी, तो याद रखिए। और ये कभी छोटे कभी मोटे अक्षर हो जाते थे, फेर बदल इनमें होता रहता था, इसलिए गलत हो जाएगा। और एक ही मूल ग्रंथ की जो अलग अलग प्रतिलिपियां थी, एक दूसरे से बहुत अलग हो गई इसी कारण, इसलिए 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। सही उत्तर का चयन करना है 1 और 3, केवल 1 और 3 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें समुद्रगुप्त का एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है, और ये कथन आपका एकदम सही है। इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, ये कथन भी सही है। हरीश्रेठ ने इसमें 5 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है, ये कथन आपका जो है गलत है। ठीक है, इस प्रशस्ति में हरीश्रेठ ने 5 नहीं सिर्फ 4, याद रखेंगे, सिर्फ 4 राजाओं का और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 5 नहीं है, 4 राजाओं का यहाँ पे और इसी प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। सही उत्तर का चयन करना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था। ये कथन आपको जो है संपूर्ण नियंत्रण की बात की गई है, तो संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से नहीं होता था, याद रखेंगे, इसलिए ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे राज्य या प्रांत थे, और उन्हीं से इस पूरे साम्राज्य का नियंत्रण किया जाता था। समानतः राजकुमारों को उन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, यह समझ सही है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, तो ये कथन सही है। ये जो कथन है, ये कथन भी आपको जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस साम्राज्य के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, ये कथन भी सही है। इसमें पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? दूसरा तीसरा चौथा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं इनमें कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु और इसके सहायक नदियां। याद रखेंगे, इसमें जो है ऋग्वेद में जो है जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनमें खासकर सरस्वती, सिंधु, गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है, यमुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरीय जीवन के समाज के बारे में विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। तो शासक वर्ग, यहाँ पे शासक वर्ग उपस्थित था, लिपिक वर्ग भी था, शिल्पकार भी था। ये जो है सभी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय समाज था वहां पे सभी वर्ग उपस्थित थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों आप सभी को यहाँ पे इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पूरा स्थल है और दूसरी तरफ अवस्थिति है। कोल्डीवा कहाँ स्थित है? ये कोल्डीवा की बात करेंगे, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। चिरांद की बात करेंगे, चिरांद आपका जो है आधुनिक बिहार में स्थित है। चिरांद जो है आधुनिक बिहार में स्थित है। फिर गुप्त कराल की बात करेंगे तो आधुनिक कश्मीर में स्थित है। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर A3B4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताना है। और मध्य पाषाण काल है, इसका समय लगभग 15,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व माना गया, ये गलत है। ठीक है, और इस काल में बहुत छोटे छोटे हथियारों की प्रधानता थी, ये भी सही है। मध्य पाषाण काल के दौरान पूरा पाषाण युग वाले औजार बनाए जाते थे, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 और 3 इसमें सही है और सही उत्तर वही बताना है, सही उत्तर का चयन करना है, डी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ है, ये बताना है। अंगराज्य, मगध राज्य, काशी, कौशल। याद रखेंगे यहाँ पे जो इस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के पास हुआ है, तो याद रखेंगे मगध राज्य। मगध राज्य की बात करेंगे तो गंगा की दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन 1 है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में सम्मिलित हुए। क्या यह कथन सही है? एकदम सही है, याद रखेंगे। फिर दूसरा है, संगठन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है, सत्य कथन बताना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने किस बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया था? ये एक विधवा थी, 1828 की बात है। उस समय एक विधवा कताई कामगार, वो कताई करने का काम करती थी और उसने बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किसमें किया? नील दर्पण, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन या तत्व बोधनी। याद रखेंगे, उसने समाचार दर्पण में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किसका शासन था? नवाब, जागीरदार, बादशाह और फिर में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों से पहले जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल बादशाह जो थे, इनका ही शासन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? संथाल, उरांव, मुंडा या बैगास। याद रखिए, बिरसा का जो जन्म है ये मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजातीय समूह होता है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान में ये झारखंड क्षेत्र में आता है और बिरसा के समर्थकों में इन इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल हैं। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजों के शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे और उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी एवं आजीविका खतरे में थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं? मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं, ये कथन किसने कहा था? नाइजल बोर्डेन, विलियम पिट, एडमंड बर्ग, इली कैटल। याद रखेंगे, जो आपके एडमंड बर्ग हैं, एडमंड बर्ग ने ये कथन कहा था कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम पिट, जेम्स मिल। ये कथन किसने कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? और ये कथन कहने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। याद रखेंगे, 1765 की बात की गई है यहाँ पे, जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और कंपनी के इरादे भी बदल जाते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 28, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात की गई है, ये नई दिल्ली में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, साक्षी जमशेदपुर को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। निम्न में से कौन सा कारण सत्य है, ये बताना है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालीनी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको जो है क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ भी कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। ये कथन भी सही है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों के से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, ये कथन भी सही है। जो खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियां हैं,
ये यहाँ से पर्याप्त मात्रा में जल इसको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस कृषि में फल उत्पादन किस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? स्थानांतरित कृषि में, निर्वाह कृषि में, वाणिज्यिक कृषि में, उपयुक्त सभी। याद रखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना आपका उत्तरी, इसमें बताना है किस सागर में ये सॉरी किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना आपकी जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना गांधी सागर परियोजना आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और दामोदर नदी घाटी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। A3B1 A3B4 A3B4 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। पहले तरफ वन है, दूसरी तरफ पौधे या वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है ये किनको बोलते हैं ये बताना है। तो ये आबनूस, आबनूस में पाया जाता है, याद रखिए आबनूस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये आपके पाए जाते हैं सागवान में, सागवान के होते हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन यूकेलिप्टस से होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन बांज में पाए जाते हैं। D2 हो जाएगा। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा A का 3 B1 C4 D2 डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 का सूची 2 से सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं में और एक तरफ संबंधित महासागर है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर A4 हो जाएगा। फॉकलैंड धारा की बात करेंगे तो फॉकलैंड धारा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये हिंद महासागर में स्थित है और ओयाशियो की धारा प्रशांत महासागर में स्थित है। A4B3 A4B3 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। A4B3 सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। A4B3 D2 ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल के निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन परत है? ये बताना है वायुमंडल में कौन सी ऐसी परत है जो बादल विहीन है। तो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त सभी। ये बादल विहीन जो परत होती है वो समताप मंडल होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो भूकंप को किससे मापते हैं? इससे मापते हैं जो है भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसे जो है भूकंप लेखी भी कहते हैं। सिस्मोग्राफ को और क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। कहीं पे अगर लिखा मिल जाए तो याद रखेंगे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ इसे बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय परपटी है मतलब उसकी जो ऊपरी सतह है ये सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। क्या ये कथन? इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ये तो आपको जो है कौन सा कथन असत्य है, लेकिन महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है ये कथन भी सही है, ठीक है। फिर इसमें जो है महासागरीय परपटी, जो महासागरीय परपटी है सिलिका एवं आयरन से बनी है, ये गलत है। महासागरीय जो परपटी है ये मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है, जिसे हम सीमा कहते हैं। आपने देखा होगा सीमा, ठीक है। ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है। बी ऑप्शन इसमें गलत है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल होती है, ये कथन भी सही है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, ये कोर कहते हैं, जो कि एक मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। ये कथन भी सही हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन है 37,
कथन ए है भारत के पूर्वी छोर पर स्थित तथा पश्चिमी छोर पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच के समय लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। क्या ये सही है? याद रखेंगे, ये जो है एकदम सही है। जो भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर जो स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ये कथन सही है। और भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों के बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है, ये कथन भी सही है। अभी कल की क्लास में बताया था आपको कि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर होते हैं उनके बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है, ये कथन आपको बताया था। इससे दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। 29 डिग्री लगभग 29 डिग्री होता है, तो याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो कथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अटलांटिक महासागर के तट पर कथन दिया हुआ है कि अटलांटिक महासागर के तट पर पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। क्या ये सही है? यस, याद रखेंगे, ये एकदम सही है। ठीक है। और अटलांटिक महासागर के तट रेखा अनियमित एवं दंतुरित होते हैं, ये मतलब दांतेदार होते हैं, ये भी सही है। और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घूर्णन की गति के कारण क्या होता है? रात व दिन जो है घूर्णन गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा या कर्क रेखा? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 41 तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी से के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय, विषुवत रेखीय। एशिया के दक्षिणी भाग में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? कुशल मानव संसाधन, ये इसकी आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। कुशल प्रबंधन होना चाहिए, ये भी सही है। जल की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जल की उपलब्धता की कोई स्थापना के लिए कोई आवश्यक नहीं है। आधारभूत संरचना, ये भी सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? याद रखेंगे बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1964 में स्टार्ट होती है। ठीक है, 1964 से ये स्टार्ट होती है तृतीय पंचवर्षीय योजना और इसमें इसे लगाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके सहयोग से लगवाया गया था? तो रूस, जो तत्कालीन सोवियत संघ है, इसके सहयोग से लगाई गई थी। और इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क उड़ीसा से प्राप्त किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कृषि कार्य में शामिल है भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना, उपयुक्त सभी। कृषि कार्य में ये सभी कार्य किए जाते हैं, भूमि जोतना, मछली पालन करना, पशुओं को पालना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 नंबर है हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट की बात करेंगे, ये लोहे का मुख्य अयस्क है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? मृदा जो होती है, मृदा में टोटल कितने स्तर पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 7। तो मृदा में जो है टोटल 4 स्तर पाए जाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मृदा में 4 स्तर पाए जाते हैं, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 48 वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन सी होती है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को स्थायी पवन कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कभी नहीं बदलती हैं। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये जो है 3 स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। 49 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी का जलमंडल का हिस्सा है, पृथ्वी का जो जलमंडल हिस्सा है ये लगभग 71% है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है
बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं ये बताना है। तो बेसाल्ट जो है ये आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? बिहार में गर्म जलकुंड ये कहाँ अवस्थित है? ये बिहार में गर्म जलकुंड राजगीर में अवस्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव होता है। जो गंधक होता है पहाड़ियों में पाया जाता है, इन्हीं की वजह से जो है ये गर्म पानी का स्राव यहाँ से होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। छोटे मापक को, बड़े मापक का, दोनों मापक का, यह उपयुक्त सभी। याद रखेंगे, जमीन के जो बड़े भाग होते हैं उनको कागज पर दिखाने के लिए हम हमेशा छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम भारत का मानचित्र बनाए तो जैसे कागज पर दर्शाने के लिए छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ता, नहीं तो फिर कागज में यह मानचित्र नहीं समाएगा, इसलिए जो है छोटे मापकों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, समतापमंडल होता है जलमंडल में, स्थलमंडल में, वायुमंडल में या जैवमंडल में? याद रखेंगे, समतापमंडल वायुमंडल में होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इनके जो है सबसे पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर लास्ट में है बहिर्मंडल। 54 नंबर क्वेश्चन है, सम दिवा रात्रि होते हैं, मतलब किस दिन सम दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म अथवा तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कथन एकदम सही है। देश के हर वयस्क नागरिकों को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। ये कथन भी सही है। इसमें गरीबी और संसाधनों, जो गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसमें बताना है कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। तो इनमें सभी ये कथन भी सही है। जो है गरीबी और अमीरी ये हमेशा से जो है समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक रहा है। इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये कथन सही है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। ये कथन भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, ये कथन इसका सही है। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। ये कथन भी सही है। स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करती है। ये कथन भी सही है। तो इसमें जो है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कथन दिया हुआ है, एक, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ये कथन एकदम सही है। ठीक है, लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और उसको सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि सभी को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। ये कथन सही है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये कथन भी सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, ए और बी, एक और दो दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। कथन एक में दिया हुआ है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने में के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। तो क्या ये सही है? यस, यह जो है एकदम सही है। और कथन दूसरा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अपने अनुभवों को लिखा है। ये कथन भी सही है। तो इसके दोनों कथन सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कथन 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, रेस्तरां या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। कारण है, सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के
1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इसका मेन कारण ये बताया गया है। तो क्या ये सही है? कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन इसका जो कारण है सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों आंकड़े जो है दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन व कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायपालिका व की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती हैं। क्या ये कथन सही है? इसे बताना है। तो ये कथन जो है क्या ये सही है? तो इसमें जो है जो आपकी भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती हैं। इसमें जो है ये दोनों ये एकदम सही है। ठीक है, इस स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। ये भी सही है। फिर हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बताना है कौन कौन से इसमें सही है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें ये बताना है कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें जो है ये भी सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है। ये सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के संबंध में दोनों कथन सही है। पहला एक बार देख लीजिए, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं। सॉरी, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे। ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, अन्यथा ये दोनों कथन भी गलत हो जाएंगे। और न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से ये अपना फैसला देती है। तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, पहला इसमें असत्य हो जाएगा। केवल एक इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे अलग से क्वेश्चन कर सकते हैं। वहां पे हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार, ये गलत है, मौलिक अधिकार नहीं बचाते हैं। फिर मूल रूप से संविधान निर्माण के लिए इस समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे, ये गलत है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है, ये एकदम सही है। फिर 44वें जो मौलिक अधिकार है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें बताना है कि ये जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये एकदम सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ये कथन भी सही है। इसमें पहला और दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं ये बताना है। तो आप याद रखेंगे, पहला दूसरा इसमें गलत था, वही असत्य बताना है, मतलब गलत बताना था। पहला और दूसरा, केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हो जाते कोई तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, बट आप समझने की कोशिश करिएगा हमारे साथ ही। 62 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, यह आप याद रखेंगे। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, आप सभी को पता होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 63 नंबर क्वेश्चन है, धर्म मूल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध इस अनुच्छेद में किया गया है। ये अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 15 है, सॉरी अनुच्छेद 15 में यह धर्म मूल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 15 में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटित हुई। तो ये अमृतसर पंजाब में हुई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटित हुई थी। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। डॉक्टर सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा को चारों ओर से घेर कर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी।
तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। प्रश्नकाल जो है ये हमेशा बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का एक भाग है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त की जाती है और यह सामान्यतः बैठक का पहला घंटा होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो, ये बताना है। तो जिसे भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये कथन किसका था, ये बताना है। इस कथन की बात करेंगे कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो, हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो है कथन था भीमराव अंबेडकर का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? ये मूल अधिकार में है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद और जो आर्टिकल है आपके आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 69, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत में विद्यमान है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्या ये सही है? आपको बताना है क्या ये सही है? तो ये गलत है, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है। इसे बताने क्या ये सही है? इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण किसी को नहीं प्राप्त है, याद रखेंगे। भारत सभी धर्मों को बढ़ावा देता है, ना कि संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए संरक्षण किसी को नहीं प्राप्त है। भारत में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा व्याप्त है, एकदम सही, ये चीज सही है। लेकिन किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। भारत किसी भी धर्म को राज्य के संरक्षण नहीं देता है, ये भी सही है। तीसरा और चौथा सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, 3 और 4 इसमें राइट हो जाएंगे। और उम्मीद है आप सभी को ये भी जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल हम लोग इस क्लास में 80 क्वेश्चन करेंगे। 80 क्वेश्चन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एक तरह से देखेंगे तो आपको संपूर्ण एक पूरे जीके जीएस को आपके माइंड से एक बार रिकॉल हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हो, आप जो जो पढ़े रहते हो ना वो धीरे धीरे याद आने लगता है। 70 नंबर प्रश्न है, कथन ए है, संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया है, क्या ये कथन सही है? गलत है, ये कथन गलत है। अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, ये कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कथन ए सही, ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है 71, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक निष्पक्ष संविधान का अस्तित्व, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र मताधिकार, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष संविधान का अस्तित्व, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली और स्वतंत्र मताधिकार, ये सभी जो है जरूरी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है इसके द्वारा की जाती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वहां के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73, कथन एक में माध्याह्न भोजन योजना समांतर पर आधारित कार्यक्रम है, ये जो है एकदम आपका सही होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर इस योजना से जातिगत भेदभाव में कमी आई है, ये कथन भी सही है, क्योंकि जो स्कूल में बच्चे होते हैं वहां पे सभी वर्गों के बच्चे होते हैं, वहां पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कास्ट के बच्चे हैं और सब लोग जब साथ में मिलकर के खाना खाएंगे, माध्याह्न योजना जो आपको स्कूल में जो है मिड डे मील होता है, उसमें जब सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो उनमें जो है जातिगत भेदभाव में कमी देखने को मिलती है और इससे जो है काफी जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है।
तो इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। इन शहरों में निवास करने वाले भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ व ठेलों पर सामान बेचते हैं। क्या ये सही है? यस, ये कथन एकदम सही है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन है। ये कथन भी सही है। शहरों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि शहरों के नगरीकरण और वहां के वातावरण को प्रभावित करती है। ये कथन भी सही है। ठीक है, इसमें जो है सभी कथन सही थे। फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है, सभी सही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले, अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। क्या ये कथन सही है? सबसे पहले अरबी और व्यापारी यहूदी जो है केरल में आए थे। क्या ये कथन सही है? ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो है एकदम सही है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले यहाँ आए थे। ये कथन भी सही है। इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था। ये कथन भी सही है। चीनी व्यापारी केरल नहीं आए, ये गलत है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर प्रश्न है, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। नगर निगम की आय जो होती है इसके प्रमुख स्रोत होते हैं गृह कर व संपत्ति कर, जल कर भी होता है, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त वित्तीय सहायता ये भी होता है, विभिन्न शुल्क, गाड़ी, रिक्शा, ठेला आदि पर जो टैक्स लगाते हैं ये भी, इसका प्रमुख आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सही विकल्प का चयन करने तो उपयुक्त सभी इसमें होना चाहिए, सभी सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कथन ए है, सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सरपंच का जो चुनाव है ये जनता के द्वारा होता है, एकदम सही है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये भी सही है। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें सही व्याख्या नहीं है कोई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जम्मू व कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया ये बताना है। ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जुलाई 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, भारत की खोज किसकी पुस्तक है। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इनमें से बताना है कि किसके द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, और कैसी लगी इस 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। और ये हमारे जो प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है आप सभी के लिए, ये बहुत ही आपके हेल्पफुल होगा। आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लगभग देखिए, हम लोग जो सिंगल सब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लगभग 50 सेट करवाने वाले हैं। लगभग 50 सेट सिंगल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये जो है लगभग इनके 50 सेट होने वाले हैं। और इसी में जो है साइंस का भी हम करवाएंगे, साइंस का भी अलग से करवाने वाले हैं। ये सभी 50 सेट होंगे। और जो जैसे ये क्वेश्चन है जीएस का जो सेट होगा, इसमें जो है जीएस के लगभग 30 से 40 सेट जीएस के करवाएंगे। आपके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि 30 से 40 सेट कंप्लीट हो जाएं। तो डेली 2 से 3 सेट लेकर आएंगे
आपके 30-40 से मतलब टोटल 50-60 सेट हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उनमें 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे प्रैक्टिस सेट में से फंसेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर जरूर देने की कोशिश किया करें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।